एक और खबर है, आसनसोल में पवन सिंह का टिकट कट गया है। रोहित, एसएस अहलुवालिया अहलुवालिया को दिया गया जी। अहलुवालिया साहब बहुत पुराने नेता हैं और वो दार्जिलिंग से भी सांसद रह चुके हैं और बंगाल को अच्छी तरह समझते हैं। इनके बारे में अगर एक अलग चर्चा करेंगे कि एसएस अहलुवालिया को दिए जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। बात कर ही लेते हैं एसएस अहलुवालिया साहब पर। पवन सिंह ने तो उसके बाद नहीं, पवन सिंह का कटना, हाँ नहीं, पवन सिंह ने जब मना कर दिया उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद ट्वीट भी किया कि मैंने मां से वादा किया है और मैं चुनाव लड़ूंगा। और अब जब आसनसोल से एसएस अहलुवालिया को टिकट दे दिया गया तो पंकज जी, पवन सिंह कह रहे हैं कि मैं अब भी चुनाव लड़ूंगा, मां से वादा किया था, मैं बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। हाँ लड़े ना, बिहार के काराकाट से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काराकाट जो संसदीय क्षेत्र है वो कोयरी कुर्मी बहुल क्षेत्र है और वहां से महागठबंधन की ओर से राजाराम को टिकट दिया गया है। वो मार्क्सिस्ट पार्टी से, कोई लेफ्ट पार्टी से है और उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से। वहां से अगर राजपुर प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह आते हैं तो मां से वादा किया होगा। चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन चुनाव जीतना भी महत्वपूर्ण है। वो ज्यादा से ज्यादा इतना काम कर सकते हैं कि अगर निर्दलीय लड़े तो कुछ राजपूत वोटों को इधर उधर कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। उससे नुकसान हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा इंपैक्ट वो नहीं डाल सकेंगे। बिल्कुल। अगर बीजेपी से आते, और मैं ये बता रहा हूं कि ये होता है ना, इमेच्योर डिसीजन कुछ कुछ लेते हैं। अब देखिए, बहुत सारे सेशंस के बाद इनको आसनसोल दिया गया था। ऐसा नहीं है कि आसनसोल इनको अचानक दे दिया गया। ठीक। तो सारे डिस्कशंस के बाद जब आसनसोल मिल गया तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज होने के बाद टीएमसी के लोगों ने आरोप लगाया कि आपने बंगाली महिलाओं को लेके कुछ गाने बनाए हैं। तो ये बोल देते कि भाई कलाकार हैं, मेरा काम गाना गाना है, मैं गाना लिखता नहीं हूं या स्क्रिप्ट में नहीं लिखता हूं, मुझे जो रोल दिया जाता है वो मैं गा देता हूं सिर्फ। और बहुत तरह की बातें थी, उन्हें लड़ना चाहिए था, वहां फाइट करना चाहिए। तो वहां से तो ये बाबू साहब भाग गए और फिर चले गए जेपी नड्डा से मिलने। ठीक। जेपी नड्डा जी ने कहा कि ये क्या किया, सार्वजनिक रूप से तुमने मना कर दिया, तो बोले कि कोई दूसरी सीट दे दीजिए। फिर ये इनका सेकंड प्रेफरेंस आ रहा था, आरके सिंह वाली सीट। तो बीजेपी ने कहा कि भाई आरके सिंह इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आरा में इतना किया, प्रतिष्ठित आदमी है, देश के गृह सचिव रह चुके हैं और वहां जमीन पे उनकी पकड़ है, तुम्हारे कहने से मैं क्यों टिकट काट दूं। तो वहां चले आए, फिर कुछ दिन तक शांत रहे, फिर कहे कि मां से वादा किया है। मां से वादा किया था चुनाव लड़ने का तो शुरू में बोल देना था। और काराकाट से वादा किया था क्या? बिल्कुल। देखिए, इसे मैं डिरेल होना कहता हूं। एक प्लेटफॉर्म मिला, इन्हीं के जो साथ में काम करने वाले लोग थे। नहीं, मैं इनके साथ काम करने, मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं पवन सिंह के बारे में। इनके साथ सारे काम करने वाले, निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, सब आज सेट हैं। और राजनीति में इनको टिकट मिला, ये चाहते तो आराम से चुनाव लड़ते, हारते या जीतते, बड़ी पार्टी के साथ रहते। ये पूरी लाइफ में भी ये आदमी डिरेल रहा है। पत्नी के साथ केसेस जो चल रहे हैं वो आप जानते ही हैं, एक पत्नी की मौत, फिर दूसरी पत्नी के साथ केसेस, अफेयर्स, नशे का आरोप। उसके बाद जब चुनाव में इसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो उसे छोड़कर भागना और अब कहना कि मां का रही है कि काराकाट से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमीन समझता हूं मैं, खास करके काराकाट की जमीन तो बहुत अच्छे से समझता हूं। काराकाट हो गया, औरंगाबाद हो गया, आरा हो गया, भोजपुर हो गया, मगध शाहबाद में बिहार समझता हूं। आप अगर काराकाट से लड़ते हो पवन सिंह, तो मैं आज बोल रहा हूं कि जमानत बचानी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ले लो, उपेंद्र कुशवाहा कुछ नुकसान कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नुकसान कर सकते, लेकिन पंकज जी थोड़ा यह समझाएगा कि जब उन्होंने आसनसोल से लड़ने से मना किया पवन सिंह ने, तो उसके बाद जब वो दोबारा टिकट के लिए गए, सार्वजनिक रूप से मना किया था, बीजेपी ने दोबारा टिकट देने से क्यों मना कर दिया? क्या बीजेपी को लग गया कि आपने फजीहत करवा दी? आपने केंद्र के नहीं, पार्टी का अनुशासन भी तो कोई चीज है। पार्टी का अनुशासन भी तो कोई चीज है। आपसे डिस्कशन हुआ, आपको बताया गया और तब हमने सार्वजनिक किया नाम। आपको पहले ही मना कर देना चाहिए। जब सार्वजनिक कर दिया तो आपने सार्वजनिक रूप से, जब नाम आ गया आपका टिकट, तो सार्वजनिक रूप से आपने डिनाई कर दिया। अनुशासन में तो रहना ही होगा ना। बिल्कुल, अनुशासन। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता कि फिल्मों की तरह की अपनी मर्जी चला ली। ठीक है, वो उन्होंने शायद फिल्म समझ ली होगी। यहां डिसिप्लिन में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। ठीक है, अब पवन सिंह ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है,
अब अगर बात कर लें वरिष्ठ नेता एसएस अहलुवालिया साहब के बारे में, 30 साल से लगभग उनको राज्यसभा का अनुभव, एक लंबा करियर रहा है, क्या लग रहा है? जी जी बिल्कुल। वो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के सामने टक्कर दे पाएंगे? नहीं, देखिए एसएस अहलुवालिया के बारे में बता रहा हूं। एसएस अहलुवालिया इस इलाके से, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इससे लगातार जुड़े रहे। इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा भी है, जीता भी है, और उस जमाने में जीता है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी दार्जिलिंग से। तो बंगाल से इनका पुराना जुड़ाव रहा है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि इनका बचपन पूरा बंगाल में गुजरा है, यही आसनसोल में। ठीक। और मैं बताता हूं कि आसनसोल में हिंदी भाषी लोगों की अच्छी खासी संख्या है, और एसएस अहलुवालिया साहब का एक अच्छा खासा वक्त पटना साहिब वाले इलाके में भी बीता है, गुजरा है। तो बिहार से एसोसिएशन है इनका, हिंदी भाषी हैं, आसनसोल से एसोसिएशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन टक्कर अच्छा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के राजनेता हैं, गंभीर राजनेता हैं, पढ़े लिखे ज़हीन राजनेता हैं, ये चुनाव लड़ने का ज्यादा अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह से बेहतर चॉइस है एसएस अहलुवालिया। बिल्कुल वहां के सामाजिक समीकरणों को अगर हम देखें, सामाजिक समीकरणों को, तो वहां सिख की आबादी अच्छी है, और हिंदी भाषी जो बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनकी आबादी बहुत अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। तो जब कलाकार को जिता सकते हैं, वो जो कलाकार को जिता सकते हैं, वो जो सिंगर थे, अब शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार जिताया है, तो उससे तो ज्यादा बेहतर पढ़े लिखे, जमीन पे ज्यादा काम करने वाले एसएस अहलुवालिया है, तो टक्कर क्लोज होगा वो। ठीक है, टक्कर होगी। और जो 9 नामों की लिस्ट आई है बीजेपी की, एक बार मैं सब नाम बता देता हूं। चंडीगढ़ से संजय टंडन को दिया गया है, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के लिए, कौसाम्बी से विनोद सोनकर का टिकट बरकरार है, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, और बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय, और आसनसोल से एसएस अहलुवालिया। तो ये 9 नामों की लिस्ट फिलहाल आ चुकी है। मैं एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। नीरज शेखर हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं, उनके बेटे जानते होंगे, बलिया से ही चंद्रशेखर जीता करते थे, और नीरज शेखर भी जीते हैं वहां से। तो ये तो एक्सपेक्टेड लाइन था। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, एक फूलपुर हैं, आप फिर से दिखाएगा, फूलपुर में कोई पटेल जिनको टिकट मिला है। मैं फूलपुर से आपको बता रहा, प्रवीण पटेल वहां से, हाँ प्रवीण पटेल। वहां कुर्मी की आबादी बहुत अच्छी है रोहित, और जब चर्चा होती थी ना कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में कहां से लड़ेंगे, तो इसी फूलपुर का नाम लिया जाता था कि फूलपुर से लड़ेंगे। बिल्कुल, कुर्मी श्रीवास्तव, तो वहां पटेल को टिकट दे, वोट बैंक है। जी, अमिताभ बच्चन भी यही तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो प्रवीण पटेल साहब हैं, हाँ अमिताभ बच्चन नहीं, इलाहाबाद से वो। अच्छा, इलाहाबाद से लड़े थे कि प्रयागराज से लड़ते थे? अच्छा, प्रयागराज से। हाँ प्रयागराज। ठीक है। हाँ, फूलपुर से वो लड़ा करते थे, शायद एक बार लड़े थे जवाहरलाल नेहरू। नहीं, एक बड़ी सीट रही है, एक मतलब हमेशा चर्चाओं में रहने वाली सीट रही फूलपुर। पर्सनालिटी। एक चीज मुझे आपत्तिजनक इसमें नजर आई बीजेपी की दृष्टिकोण से, ये इलाहाबाद नाम क्यों लिखा, प्रयागराज लिखना चाहिए था। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी सीट करना, ये संसदीय क्षेत्र प्रयागराज है, ये हम न्यूज रूम में भी चर्चा कर रहे थे इलाहाबाद की। और कम से कम अगर दूसरी पार्टी, मैं बोलता हूं समाजवादी पार्टी कहती तो ठीक है भाई, इलाहाबाद से उनका एसोसिएशन हो सकता है मुस्लिम नीति की वजह से कुछ भी, लेकिन बीजेपी के लिए तो यह प्रयागराज होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है क्या, प्रयागराज ज्यादा बेहतर होता या इलाहाबाद? खास करके बीजेपी की लिस्ट में इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, बीजेपी की लिस्ट में इस तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक गाजीपुर का मैं थोड़ा जिक्र कर लूं, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करते हैं। पारसनाथ राय को टिकट दिया है गाजीपुर से, और अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं सपा के। अब मैं बताता हूं गाजीपुर की कहानी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का परिवार के खिलाफ कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रही थी? कृष्णानंद राय, अजय राय, ब्रजेश राय। वहां भूमिहारों की बहुत अच्छी खासी संख्या है गाजीपुर में। मनोज सिन्हा भी आ गए थे। बिल्कुल, मनोज सिन्हा भूमिहारी थे। वहां मुख्तार अंसारी के परिवार को अगर किसी ने हराया है तो भूमिहारों ने हराया है गाजीपुर में। और भूमिहार के साथ बहुत सारे दूसरे जाति के लोग भी जुड़ जाते हैं।
पारसनाथ राय वहां लोकल हैं, इनकी छवि अच्छी है। एक तरफ अफजाल अंसारी और दूसरी तरफ पारसनाथ राय, और पारसनाथ राय के साथ समूचा सवर्ण, भूमिहार, राजपूत, उसके बाद सारा कुर्मी जाति की जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो, और दलित। पिछली बार इसलिए अफजाल अंसारी जीते थे क्योंकि ये बसपा के टिकट पे थे, मुस्लिम के साथ साथ इनको दलित वर्ग का समर्थन मिला था बसपा के टिकट पर होने के कारण। पारसनाथ राय की दलितों में बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो यहां भी बहुत क्लोज फाइट, बहुत बढ़िया कैंडिडेट, बहुत सोच समझ कर दिया गया है पारसनाथ राय को। ठीक है पंकज जी, तो अजय राय के लिए विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, बनारस से जो अजय राय लड़ रहे हैं ना, उनके लिए पारसनाथ राय का विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा गाजीपुर में। ठीक है, तो ये चर्चा रही, वो जो एक ही गुट के आदमी है सर। 9 कैंडिडेट की लिस्ट आई बीजेपी की आज, उस पर भी हमने चर्चा कर ली। और पवन सिंह आसनसोल से पहले चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद अब एसएस अहलवालिया को यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, बाकी वहां से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से लड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस लिस्ट को देखने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा।